नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा तक में। जैसा कि आपको पता है, अपन 10th क्लास NCERT की विज्ञान कंप्लीट कर रहे हैं और उसमें पहला अध्याय अपन पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। उसके बारे में अपन ने एक क्लास पहले की है। अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है तो वो क्लास आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि वो क्लास देखोगे तभी आज वाली क्लास आपको ज़्यादा समझ में आएगी। उस क्लास में मैंने आपको बताया कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो उस समय उसमें क्या कौन कौन से परिवर्तन होते हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं को रासायनिक सूत्र के रूप में कैसे लिख सकते हैं, इसके बारे में अपन ने बेसिक चर्चाएं की थी। और भौतिक और रासायनिक परिवर्तन भी मैंने उस क्लास में बताए थे। तो चलते हैं, आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी जो रासायनिक समीकरण आपके सामने लिखी होती है तो वो रासायनिक समीकरण जो संतुलित होती है, असंतुलित अगर होती है तो असंतुलित रासायनिक समीकरण को आप संतुलित कैसे करोगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे बनाते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे आज अपन। तो सबसे पहले आपको पता है जो अभिकारक तत्व होते हैं, पीछे वाली क्लास में मैंने बताया था आपको कि अभिकारक कौन से होते हैं। तो अभिकारक तत्व और उत्पादक तत्व, इन दोनों में जब परमाणुओं की संख्या इक्वल होती है, बराबर होती है, तो वो रासायनिक समीकरण कैसी होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण होती है। जब अभिकारक तत्व और उत्पादक तत्वों में परमाणुओं की संख्या बराबर होती है तो वो समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण होती है। और यदि इनमें परमाणुओं की संख्या इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, तो वो समीकरण कैसी होती है, असंतुलित रासायनिक समीकरण होती है। तो उसी के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि अगर कोई रासायनिक समीकरण है उसमें अभिकारक तत्व है और उत्पादक तत्वों में परमाणुओं की संख्या इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, तो उसे असंतुलित समीकरण कहते हैं। और असंतुलित समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं उसके बारे में अपनी आज की क्लास रहेगी। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक समीकरण दिखाई गई है। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक समीकरण दिखाई गई है। तो सबसे पहले तो अपने को यह पहचान करनी है कि यह समीकरण संतुलित है या असंतुलित है। मतलब अभिकारक तत्व और जो अभिकारक तत्व और उत्पादक जो तत्व हैं उनमें अपन किसकी पहचान करेंगे, परमाणुओं की संख्या देखेंगे। अगर बराबर नहीं है तो क्या है, ये समीकरण असंतुलित समीकरण है, फिर अपने को इसमें संतुलित करना है। तो समीकरण क्या लिखी हुई है, Fe प्लस H2O और उत्पाद के रूप में क्या बनता है, Fe3O4 प्लस H2, मतलब हाइड्रोजन गैस निष्कासित इसमें हो रही है। इसके बारे में अपने को इसमें देखना है कि इस समीकरण को अगर यह संतुलित है तो इसे संतुलित कैसे करेंगे। तो चलते हैं, इसकी जो विधि है वो चरणों के रूप में दे रखी है, अलग अलग चरण बना रखे हैं। पहला चरण क्या दिया है, क्योंकि एनसीईआरटी जो होती है ना, एनसीईआरटी आपकी जो बेसिक पॉइंट होता है उस बेसिक पॉइंट को आपका कवर कराने का प्रयास करती है। तो सबसे पहले चरण में क्या दिया कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र को चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए। मतलब जो सूत्र दे रखे हैं ना आपको, जो सूत्र दे रखे हैं, यहाँ पर Fe ले रखा है, H2O दे रखा है, Fe3O4 दे रखा है, प्लस H2 दे रखा है, उसके चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए। जैसे यहाँ पर बना दिया Fe के चारों तरफ बॉक्स, उसके बाद में प्लस लगा के H2O के बना दिया, फिर उत्पादक में Fe3O4 के बना दिया, फिर H2 के बना दिया, ये चारों तरफ बॉक्स बना लिया। अब चरण आता है सेकंड, अलग अलग चरणों के रूप में ये समझा रखी है चीजें। सेकंड चरण क्या बोलता है, असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की सूची बनाइए। मतलब अब अपने को इसमें देखना है कि अभिकारक जो तत्व हैं, ये इतना देखो, ये अभिकारक है, अभिकारक तत्व है, और आगे ये देखो ये उत्पाद है, इनमें परमाणुओं की संख्या कितनी कितनी है। क्योंकि ये अगर असंतुलित समीकरण है तो अपन को परमाणुओं की संख्या से ही पता चल सकता है कि असंतुलित है। अगर परमाणुओं की संख्या इक्वल नहीं है तो ये असंतुलित है। तो देखते हैं इसमें कितने कितने परमाणु हैं। तो आप देखना, इसमें खुद आप बता दोगे, पीछे वाली क्लास अगर आपने अटेंड की है तो आप खुद ही बता दोगे कि Fe में कितने परमाणु हैं। तो Fe में आप बताओगे कि सर आगे कुछ नहीं लगा, तो Fe में कितने परमाणु है, यहाँ पर एक है। उसके बाद में H में कितने हैं, तो H के आगे 2 लगा हुआ है, तो H में कितने हैं, 2 हैं। उसके बाद में O के आगे कुछ नहीं लगा हुआ है, तो O में कितने हैं, 1 हैं। इसका मतलब जो अभिकारक है उनमें परमाणुओं की संख्या कितनी आ गई, 1 2 3 और 1 4। अभिकारकों में कितनी आ गई, आप बताओगे सर, 4 आ गई परमाणुओं की संख्या। अब देखते हैं आगे उत्पाद में। तो उत्पाद में देखना Fe में कितने लगे हुए, आगे 3 लगे हुए हैं, तो Fe में कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। उसके बाद में O में कितने लगे हुए हैं, 4 लगे हुए हैं, तो आप बताओगे सर O में कितने हो गए, 4 हो गए। उसके बाद H के कितने लगे हुए, आगे 2 लगे हुए हैं, तो H में कितने हो गए परमाणु, 2 हो गए। तो इनका टोटल अपन करेंगे तो 5 और 2 7 और 4 कितना हो गया, 11। तो इसका मतलब अभिकारक में तो परमाणुओं की संख्या कितनी आ रही है, 4 आ रही है,
और यहाँ उत्पाद में कितनी आ रही है 11 आ रही है। तो ये देखो दोनों इक्वल नहीं है ना, दोनों बराबर नहीं है। तो ये जो रासायनिक समीकरण है वो कैसी है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। कैसी है ये, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। तो इसी प्रकार आपको चेक करना होता है कि अभिकारक तत्व और उत्पादक जो तत्व हैं उनमें अगर परमाणुओं की संख्या समान नहीं है तो वो समीकरण कैसी होती है, असंतुलित रासायनिक समीकरण होती है। ये अपन ने चेक कर लिया तो ये पता चल गया कि ये जो समीकरण दी है Fe+H2O और उत्पाद के रूप में क्या बनता है Fe3O4+H2, तो ये असंतुलित समीकरण है। तो इसको आप क्या बता दोगे, असंतुलित। सवाल एग्जाम में यहाँ से भी खूब पूछे जाते हैं कि असंतुलित समीकरण निम्न में से कौन सी असंतुलित समीकरण है। तो इस प्रकार से आपको पता करना होता है कि असंतुलित समीकरण अपने पास निकल के आई है। उनमें परमाणुओं की संख्या चेक कर लेते हैं और उससे पता चलता है। चलते हैं आगे नेक्स्ट थर्ड चरण की तरफ। आगे क्या करना है फिर, पहले अपन ने बॉक्स बनाए थे, पहले चरण में क्या बनाया था, बॉक्स बनाए थे। उसके बाद में दूसरे चरण में परमाणुओं की संख्या देखी थी। अब चलते हैं तीसरे चरण की तरफ। तीसरे चरण की तरफ देखो बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं अपन, छोटी छोटी चीजें यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तीसरा चरण बोलता है सुविधा के लिए सबसे पहले अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित कीजिए, चाहे वह अभिकारक हो या उत्पाद हो। देखो इसमें क्या लिखा गया है कि सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित करना है। सबसे अधिक वाले परमाणु को सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को सबसे पहले संतुलित करना है अपने को। यहाँ पे चाहे अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो, उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनिए। इस आधार पर Fe3O4 और उसके ऑक्सीजन वाले तत्वों को चुनते हैं। दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं जबकि बाईं ओर ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 1 परमाणु है। तो ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए देखो यहाँ पर अपने को क्या बताया गया है कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो सबसे अधिक परमाणु वाला जो यौगिक है उसको सबसे पहले संतुलित करना है। सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक जो है उसको सबसे पहले संतुलित करना है। तो देखना इस सारणी में आप देखना जो O दे रखा है, ऑक्सीजन दे रखा है, उसमें अभिकारक में तो कितने परमाणु आ रहे हैं 1 और उत्पाद में कितने आ रहे हैं 4। तो सबसे ज़्यादा इसमें आ रहे हैं ना ऑक्सीजन में। तो सबसे पहले इसको संतुलित करना है। तो कैसे करेंगे आप संतुलित, देखना संतुलित कैसे करेंगे। ऑक्सीजन के परमाणु शुरुआत में कितने, प्रारंभ में कितने हैं, H2O लिखा हुआ है उसमें कितने हैं, 1 है। कितने हैं, 1 है। देखो 1 से 1। और Fe3O4 इसमें कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। तो आप बताओगे कितने हैं, उत्पाद में कितने, 4 हैं। अब संतुलित करने के लिए देखो बरोबर करने के लिए क्या करेंगे, 1 को अगर मैं 4 से मल्टीपल कर दूंगा, 1 को 4 से मल्टीपल करूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 यहाँ 4 है ही, तो ये 4 हो गया। तो दोनों बराबर हुए कि नहीं हुए, तो आप बताओगे सर बराबर हो चुके हैं। देखना दोबारा देख लेना यहाँ पर क्या लिखा गया है। प्रारंभ में शुरुआत में जो O है उसमें कितने हैं, 1 है। जबकि यहाँ पर उत्पाद में कितने हैं, O में परमाणुओं की संख्या 4 है। तो बरोबर करेंगे तो जो 1 है, 1 को मैं 4 से मल्टीपल कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इधर उत्पाद में 4 है ही, तो दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो आगे इसमें क्या लिखा हुआ है, यह याद रखना आवश्यक है कि परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए हम अभिक्रिया में शामिल तत्व तथा यौगिक के सूत्र में बदल नहीं सकते। मतलब बदलना नहीं है, जैसा है वैसा ही, लेकिन उसको 4 से क्या कर देना है, यहाँ पर मल्टीपल कर देना है। 4 से मल्टीपल कर देना है किसको, अभिकारक वाले O को 4 से मल्टीपल कर देंगे। देखना अब यहाँ पे जो रासायनिक समीकरण है मैं इसकी तरफ आपको लेके चलता हूँ। तो ये देखो शुरुआत में O कितना है, 1 है। और यहाँ पर O कितना है, उत्पाद में कितना है, 4 है। तो अब 1 और 4 को इक्वल कैसे करेंगे, तो इस 1 को 4 से मल्टीपल कर देंगे तो ये 4 हो गया और उत्पाद में 4 हो गया। तो ये कितना हो गया, 4 बराबर 4। तो ये बराबर आ चुका है। चलते हैं आगे इसमें क्या दिखाया गया है। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, बात आती है ये यहाँ पर। ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम 4 गुणांक लगाकर 4 H2O लिख सकते हैं, लेकिन H2O4 या H2O की पावर 4 नहीं। आंशिक रूप से असंतुलित रासायनिक समीकरण अब इस प्रकार से होगी। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो देखो यहाँ पर साफ साफ बताया गया कि ना तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको, और ना ही आप इसको कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा आपका। तो इसको लिखने के लिए अब रासायनिक समीकरण जो होगी वो कैसे होगी, Fe में कोई परिवर्तन नहीं किया अपन ने, तो Fe का Fe रहेगा। उसके बाद में प्लस फिर 4H2O। देखो ये
पूरे से मल्टीपल होगा, इस पूरे से मल्टीपल होगा 4। उसके बाद में आगे वाले में अपन ने कोई फेरबदल किया नहीं, तो Fe3O4 और प्लस H2, आगे वाली जो अभी उत्पाद है वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो ये 4 इससे मल्टीपल हो जाएगा, इस रूप में ये लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको साफ साफ निर्देश दे दिए हैं कि देखो 4 गुणांक लगाकर 4H2O लिख सकते हैं, 4 गुणांक लगाकर 4H2O लिख सकते हैं, लेकिन H2O4 या H2O की होल 4 नहीं। आंशिक रूप से संतुलित समीकरण अब इस प्रकार से होगी, Fe प्लस 4H2O और उत्पाद के रूप में क्या होगा, Fe3O4 प्लस H2O। ये अब समीकरण ऐसी बन चुकी है तीसरे चरण के बाद में। तो ये हो गया सबसे पहले, जिसमें सबसे अधिक परमाणु है उस यौगिक को अपन ने हल कर लिया, यहाँ पर संतुलित कर लिया। चलते हैं सेकंड आगे 4th चरण की तरफ। तो Fe तथा H परमाणु अब भी संतुलित नहीं है, क्योंकि देखो इसमें अपन ने क्या क्या संतुलित किया, केवल O संतुलित किया है, केवल O को संतुलित किया, अभी भी H संतुलित नहीं है और Fe संतुलित नहीं है। इनमें से किसी एक तत्व को चुनकर आगे बढ़ते हैं। अब इनमें से किसी एक को लेना है। अब हम आंशिक रूप से संतुलित समीकरण में हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करते हैं, मतलब H को संतुलित करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु को बराबर करने के लिए दाईं ओर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या को 4 कर देते हैं। देखो कैसे करेंगे, 4 कैसे करेंगे इसको, आप समीकरण को साथ में ध्यान से देखते रहना। हाइड्रोजन के परमाणु अभिकारक में कितने, प्रारंभ में अभिकारक में कितने, तो आप बताओगे कि सर H के आगे 2 लगा हुआ है, तो 2 तो ये हो गए और 4 से मल्टीपल हो रहा है, तो कितने हैं, 8 हैं। कितने हैं, 8 हैं। देखना ध्यान से समीकरण में H के आगे देखो, दूसरा कलर लेके मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर H के आगे देखो, समीकरण की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर समीकरण में H के आगे 2 लिखा हुआ है, पहले अभिकारक में H के आगे 2 लिखा हुआ है, तो 2 तो है ही हाइड्रोजन के परमाणु, और फिर 4 से मल्टीपल हो रहे हैं, तो कितने हो गए, 2 को 4 से मल्टीपल करोगे तो 8 है। तो प्रारंभ में कितने हैं, 8 हैं। कितने हैं, 8 हैं। और आगे की मैं बात करूँ तो आगे हाइड्रोजन के आगे 2 ही लगा हुआ है, तो आगे उत्पाद में कितने हैं हाइड्रोजन के परमाणु, तो आप बताओगे सर कितने हैं, 2 हैं। तो 2 यहाँ पर है, और देखो उत्पाद में 8 हैं और आगे कितने हैं, 2 हैं। तो इसका मतलब अभिकारक में 8 है और उत्पाद में कितने हैं, 2 हैं। तो इसका मतलब मैं उत्पाद वालों को अगर 4 से मल्टीपल कर दूंगा तो 8 बराबर कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे परमाणुओं की संख्या, मतलब अभिकारक में 8 है और उत्पाद में अगर 2 है, तो मैं उत्पाद को अगर 4 से मल्टीपल कर दूंगा तो ये अब उत्पाद में भी 8 हो गए और अभिकारक में 8 है ही, तो 8 बराबर 8 हो जाएंगे। तो यही किया गया संतुलित करने पर, या संतुलित करने के लिए, ये अभिकारक में 8 है ही और उत्पाद को इसमें 2 है, तो 4 से मल्टीपल कर दिया तो कितने हो गए, इधर भी 8 हो गए, मतलब 8 बराबर 8। तो अब समीकरण कैसी लिखी जाएगी, अब जो समीकरण होगी वो किस प्रकार से होगी, तो अब वो देखना समीकरण हो जाएगी आपकी किस प्रकार से। Fe कुछ नहीं किया अपन ने Fe में, तो Fe जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा, और यहाँ पर अपन ने 4 से मल्टीपल कर रखा था इसको, तो इसका मतलब ये अभिकारक जो है वो ऐसा का ऐसा ही आपका लिखा गया। और उसके बाद में जो उत्पाद है, उत्पाद को कैसे लिखेंगे अपन, Fe के साथ अपन ने कुछ नहीं किया, तो Fe3O4 ये जैसा था वैसा ही रह गया। और उसके बाद में आगे वाले को अपन किससे मल्टीपल किया था, H को अपन ने किससे मल्टीपल किया था, 4 से मल्टीपल किया था। तो देखना यहाँ पर O का परमाणु बराबर है ना इस समीकरण में, यहाँ तक का देखना O और H को अपन ने संतुलित किया है, O और H को अपन ने संतुलित किया है। तो इतनी समीकरण में आप देखना O और H को अपन ने संतुलित किया है, तो इतनी समीकरण में देखना O जो है, O में कितने हैं, तो 4 से मल्टीपल करेगा तो आप बताओगे सर 4 हैं। O में कितने हैं, तो 4 से मल्टीपल करोगे तो आप बताओगे सर 4 हैं। O के कितने, 4 हैं। और यहाँ पर देखो O के कितने आ रहे हैं, परमाणु की संख्या 4 आ रही है, और यहाँ पर भी O 4 से मल्टीपल होगा तो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ये ठीक है। फिर H अपन ने संतुलित किया है, तो H का देखना, यहाँ H का उत्पाद में देखना H का 2 लगा हुआ है, तो 2 जब 4 से मल्टीपल होगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ भी देखना H के साथ 2 लगा हुआ है, तो ये 2 जब 4 से मल्टीपल होगा तो कितना हो जाएगा, 8। तो ये H और O ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या को अपन ने यहाँ पर संतुलित कर लिया है। आगे चलते हैं, तो देखो इसमें नीचे समीकरण लिख रखी है Fe के साथ अपन ने कुछ नहीं किया। यहाँ पर देखो ऊपर वाली समीकरण भी देखो, साथ में देख लो आप, ऊपर वाली समीकरण भी साथ में देख लो आप कि यहाँ पर भी Fe था, Fe के साथ अपन ने अभी भी कुछ ही नहीं किया, तो Fe है प्लस H2O, इसके साथ भी अपन ने कुछ नहीं किया अभिकारक में, तो ये भी ऐसा का ऐसा ही H2O लिखा गया। उसके बाद में उत्पाद की बात करते हैं, तो इस Fe3O4 के रूप में भी अपन ने कुछ नहीं किया, तो ये भी वैसा का वैसा ही है। और उसके बाद में यहाँ जो उत्पाद वाला H2 है ना, यहाँ देखो इसमें अपन ने मल्टीपल किया था 4 से,
तो उत्पाद वाला जो H2 है इसको 4 से मल्टीपल किया तो H2 लिखा हुआ था, 4 से मल्टीपल करके लिख दिया, प्लस 4H2O, H4H2 ये लिख दिया। तो अब समीकरण बन गई ये आपकी, ये बन गई। अब अपन ने देखो इसमें O को संतुलित कर दिया, H को संतुलित कर दिया, मतलब O और H को संतुलित कर दिया। अब बचा क्या आपके पास, Fe बचा है, Fe को संतुलित और करना है। तो आगे चलते हैं चरण नंबर 5 की तरफ। पांचवा जो चरण है आपका वो क्या बोलता है कि ऊपर दिए गए समीकरण की जांच कीजिए और तीसरा तत्व चुन लीजिए जो अब तक संतुलित नहीं है। तो तीसरा तत्व अपन ने क्या संतुलित नहीं किया है, Fe संतुलित नहीं किया है। तो आप पाएंगे कि केवल लोहा, मतलब Fe क्या है, फेरस, लोहा एक ही तत्व है जिसे संतुलित करना शेष है। उसके बारे में बात करते हैं अपन। लोहा, आयरन, इसमें परमाणुओं की संख्या अभिकारक में और उत्पाद में। तो आप यहां पर देखो खुद बता दोगे, आप यहां पर अभी अब आपको समझ में आ चुकी है पूरी बात। आप खुद बता दोगे कि अभिकारक जो है उसमें Fe की मात्रा कितनी है, तो आप बताओगे सर 1। और यहाँ पर कितनी आ रही है, यहाँ पर कितनी आ रही है इधर में उत्पाद में, तो आप बताओगे सर 3। तो इसका मतलब 1 और 3 है। अभिकारक में कितनी है, 1 है परमाणु की संख्या, उत्पाद में कितनी है, 3 है। तो इनको संतुलित कैसे करेंगे, तो आप बताओगे सर अभिकारक को 3 से मल्टीपल कर दो तो ये भी 3 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब दोनों परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ क्या हो गई, बराबर हो गई, दोनों तरफ क्या हो गई, बराबर हो गई। तो इधर देख लो, इसमें इसमें क्या लिखा, प्रारंभ में अभिकारक में कितनी है, 1 है, और उत्पाद में कितनी है, 3 है, क्योंकि Fe3 लगा हुआ ना, Fe3, तो कितने परमाणु की संख्या, 3 है। तो 3 कैसे करेंगे, 1 को 3 कैसे करेंगे, तो 3 से मल्टीपल कर देंगे और इधर 3 है, तो 3 बराबर 3, तो ये बराबर हो चुका है। तो अब रासायनिक समीकरण अपनी कैसी बनेगी कि शुरुआत में अपन ने Fe को मल्टीपल किया था 3 से, अभिकारक वाले को मल्टीपल किया था 3 से, तो 3Fe प्लस 4H2O, 3Fe प्लस 4H2O, ये तो आपका अभिकारक हो गया। और आगे उत्पाद क्या हो गया, Fe3O4 प्लस 4H2O, ये आपका क्या 4H2, ये क्या हो गया आपका उत्पाद हो गया, ये उत्पाद हो गया। तो अब आपने सारे के सारे जो तत्व दे रखे थे सबको आपने संतुलित कर दिया। अब इसमें देखो आप परमाणुओं की संख्या आप चेक कर सकते हो कितनी कितनी आ रही है। देखो शुरुआत में Fe का कितना आ रहे हैं, तो आप बताओगे सर 3 आ रहे हैं। उसके बाद में H का कितना आ रहे हैं, H का 2 तो यहाँ है और 4 से मल्टीपल होगा तो आप बताओगे सर 8 आ रहे हैं। उसके बाद में O का कितना आ रहा है, तो आप बताओगे सर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। टोटल कितना आ गया, ये 11 और 4 है 15, मतलब अभिकारक का कितना आ गया परमाणु, 15। आगे देखते हैं उत्पाद में, तो Fe का कितना आ रहा है, तो आप बताओगे सर 3 आ रहा है। उसके बाद O का कितना आ रहा है, तो 4 आ रहा है। उसके बाद में यहाँ H का कितना आ रहा है, तो आप बताओगे सर 8 आ रहा है, क्योंकि 2 को 4 से मल्टीपल करोगे तो कितना आ गया, 8। तो 7 और 4 11, 11 और 8 कितना हो गया यहाँ पर, नहीं यहाँ 3 और 4 7, 7 और 8, 8 और 7 कितना हो गया, 15। तो देखो अभिकारक का भी कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, उत्पाद का भी कितना आ रहा है, परमाणु 15 आ रहा है। तो अब ये समीकरण कैसी है, संतुलित रासायनिक समीकरण है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। आगे चलते हैं, इसमें 6 नंबर चरण क्या दे रखा है, देखो यहाँ पर Fe को संतुलित करने के बाद बाईं ओर Fe को 3 से मल्टीपल कर देंगे तो 3Fe प्लस 4H2O, आगे उत्पाद क्या बनेगा, Fe3O4 प्लस 4H2O। चरण नंबर 6 क्या दे रखा है, वो दे रखा है अंत में इस संतुलित रासायनिक समीकरण को जांच के लिए हम समीकरण के दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या का परिकलन करते हैं। तो यहाँ ये जो समीकरण लिखी हुई है इसके अपन ने परमाणुओं की संख्या का परिकलन कर लिया है। मैंने आपको परमाणुओं की संख्या बता दी है कि कैसे कैसे इसमें परमाणु की संख्या अपने चेक की तो दोनों तरफ बराबर आई। आगे लिख रखा है कि समीकरण 1.9 में दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है, बिल्कुल अपने चेक कर ली, अतः यह समीकरण अब संतुलित है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की इस विधि को क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि बोलते हैं। यह नाम आपको नोट करना है, याद रखना है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि को क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि बोलते हैं, क्योंकि यह सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं। तो ये था अपना कौन सा चैप्टर, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की बात मैंने आपको बताई थी। आगे इसमें देखो 7 चरण जो दिख रखा है इसका, वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसको भी आपको चेक करना है। यहाँ पर चरण नंबर 7 वो क्या लिख रखा है कि भौतिक अवस्थाओं के संकेत के रूप में लिखना। जो रासायनिक समीकरण में जो भौतिक अवस्थाएं होती है ना, उनको संकेतों के रूप में कैसे लिख सकते हैं उसकी बात की गई है। ऊपर लिखे संतुलित रासायनिक समीकरण 1.9 को सावधानी से जांच कीजिए, क्या इस समीकरण में हमें अभिकारक तथा उत्पादक को भौतिक अवस्थाओं के बारे में ज्ञान होता है। भाई आप कहने का मतलब यहाँ पर भौतिक अवस्थाएं जो होती है ना, ये देखो ये जो रासायनिक समीकरण है अपनी 1.9, इसके बारे में क्या आप बता सकते हो यहाँ पर Fe जो है
वो सॉलिड है या गैस है या द्रव्य है, क्या है, लिक्विड के रूप में है या सॉलिड ठोस के रूप में है या द्रव्य के रूप में है, किसके रूप में है आप बता सकते हो यहाँ पे। और H2O है, ये H2 अभी यहाँ पर जल लिक्विड के रूप में है या गैस के रूप में है, मतलब भाप के रूप में भी होता है ना, गैस के रूप में होता है, भाप के रूप में जब होता है ना जल, तो वो गैस के रूप में बोला जाता है। और यहाँ पर भी सेम फेरस ऑक्साइड की बात की गई है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन है, ये H2 हाइड्रोजन है, तो ये गैस के रूप में है। इसकी बात यहाँ पर अवस्थाओं की बात यहाँ पर की गई है। आगे चलते हैं तो इसमें देखो साफ साफ लिखा है, रासायनिक समीकरण को अधिक सूचना पूरक बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्रों के साथ उनकी भौतिक अवस्थाओं को भी दर्शाया जाता है। और अधिक जानकारी के लिए रासायनिक सूत्र जो लिखे होते हैं ना रासायनिक समीकरण में, उसमें अपन उनकी भौतिक अवस्थाओं को भी दर्शा सकते हैं। कैसे दर्शाएंगे देखना, अभिकारकों तथा उत्पादों में गैस, द्रव्य, जलीय तथा ठोस अवस्था में क्रमशः। गैस को कैसे लिखेंगे, जी से, गैस को कैसे लिखेंगे, जी से, द्रव्य को कैसे लिखेंगे, एल से, और जल को कैसे लिखेंगे, AQ के रूप में, और उसमें ठोस को कैसे लिखेंगे, S के रूप में लिखेंगे। ये उसके क्या होते हैं, भौतिक अवस्थाओं को दर्शाने के लिए संकेत दिए गए हैं इसमें, कि गैस को आपको G से लिखना है, उसके बाद में द्रव्य को आपको किससे लिखना है, L से लिखना है, और जल को AQ के रूप में लिखना है, और ठोस को S के रूप में लिखना है या दर्शाया जाता है। अभिकारक तथा उत्पाद जब जल में घोल के रूप में उपस्थित होते हैं तो AQ के रूप में लिखा जाता है। जो अभिकारक और उत्पाद जल में घुले हुए होते हैं ना, जल में घुले हुए, तो उसे AQ के रूप में दर्शाया जाता है, क्योंकि वो जलीय होते हैं, जलीय होते हैं। अब रासायनिक समीकरण को उसको दर्शाते हैं, देखो जैसे Fe, ये लोहा है, आयरन है, तो ठोस है, तो S के रूप में दर्शा दिया। H2O, यहाँ पर देखो H2O G के रूप में क्यों दर्शाया गया है, गैस के रूप में, क्योंकि ये क्या है, भाप के रूप में है। H2O G लिखा हुआ है ना आगे, तो ये भाप के रूप में है। फिर FeO4, यहाँ पर ये सॉलिड है तो S के रूप में। फिर H2, ये हाइड्रोजन है, तो ये गैस के रूप में, G के रूप में दर्शा दिया यहाँ पर। आगे चलते हैं, आगे इसमें क्या लिखा हुआ है देखना, कि ध्यान दीजिए कि समीकरण 1.10, ये देखो H2O के साथ G चिन्ह का उपयोग किया गया है, यह दर्शाता है कि यह विक्रिया में जल का उपयोग भाप के रूप में किया गया है। देखो मैंने पहले बताया ना आपको, यह H2 के साथ G क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये G इसलिए लिखा गया है, ये भाप के रूप में, गैस के रूप में काम में लिया गया है, भाप के रूप में उपयोग किया गया है। प्राय हर रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था को शामिल नहीं किया जाता है जब तक यह आवश्यक न हो, मतलब कई कई जगह लिखा जाता है, ऐसे अनिवार्य नहीं है। कभी कभी अभिक्रियाओं की परिस्थितियां जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। परिस्थितियां जैसे देखो 340 ATM यहाँ पर लिखा हुआ है ना, एंगस्ट्रॉम, और ये यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे वाले समीकरण में, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब ये अभिक्रिया संपन्न होती है तो उनको जो ताप, दाब, उत्प्रेरक होते हैं उनको भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। तो इसमें एक देखो 2 समीकरण आपको यहाँ पर और दी गई है, 2 समीकरण आपको और दी गई है। उसके बाद में आगे वाली नेक्स्ट क्लास में अपन अध्ययन करेंगे आगे वाली जो रासायनिक समीकरणों के जो प्रकार होते हैं उनके बारे में। 2 समीकरण और दी गई है, उनका अपन को चेक करना है, और इनका चेक करके आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि ये जो रासायनिक समीकरण दी गई है, CO+ 2H2 और उसके बाद में CH3OH, क्या ये रासायनिक समीकरण जो है वो संतुलित रासायनिक समीकरण है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब देना है। और एक ये नीचे रासायनिक समीकरण लिखे गए हैं, 6CO2+ 12H2O, सूर्य का प्रकाश या क्लोरोफिल की उपस्थिति में यह अभिक्रिया संपन्न हो रही है। C6H12O6 ये ग्लूकोज है, और उसके बाद प्लस 6O2+ 6H2O, तो ये रासायनिक समीकरण लिखी गई है। मतलब रासायनिक समीकरण 1.11 और रासायनिक समीकरण 1.12, ये 2 रासायनिक समीकरण यहाँ पर लिखी गई है। आपको इसका कमेंट बॉक्स में जवाब देके बताना है कि इनमें से कौन सी रासायनिक समीकरण है वो संतुलित है, कौन सी असंतुलित है। अगर कोई रासायनिक समीकरण असंतुलित है तो उसका जवाब आप संतुलित करके भी कमेंट बॉक्स में जरूर देना। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास समझ में आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर देना, और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट क्लास लेंगे अपन आगे। धन्यवाद।